गवर्नमेंट आएगी, एक IMF हमें कुछ चंदा दे देगा, कुछ हम एमनेस्टी निकालेंगे, तो बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं और बहुत सा पैसा है जो हमारे यहाँ चलता है ग्रे इकोनॉमी के अंदर, वो निकलेगा। बहुत ओपनली अभी 2 दिन पहले कह दिया है कि कोई एमनेस्टी स्कीम हमारे प्लान में शामिल नहीं है। ब्रोकर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे काम करते हैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आप हुकूमत की तरफ किसी ऐसी एमनेस्टी की तरफ जो देखते हैं कि ऊपर से कुछ गिरेगा जहाज़ से, तो वो नहीं गिरने वाला। आपके जहाज़ ही बिक रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। अस्सलाम वालेकुम। एमनेस्टी स्कीम फॉर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। आजकल जिसको भी देखें आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, एक ही बात हो रही है कि जी एमनेस्टी स्कीम आएगी पाकिस्तान में और उससे रियल एस्टेट पे बूम आ जाएगा, प्रॉपर्टी वापस से अच्छी हो जाएगी और पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाएगा और रियल एस्टेट के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। तो ये एमनेस्टी आखिर है क्या? एमनेस्टी का जो एक्चुअल टैक्स एमनेस्टी जो है उसके पीछे पर्पस जो है वो ये होता है कि आपकी वो पैसा जो फाइलर्स या नॉन फाइलर्स, जो टैक्स पेयर हैं या नहीं टैक्स पे कर रहे, उनकी वो प्रॉपर्टीज़ या वो इन्वेस्टमेंट्स या वो ऐसी दौलत जो उनकी पड़ी हुई है वो निकल के उसको एक इकोनॉमी के अंदर ले आया जाए और उसके ऊपर उनको टैक्स रिलीफ मिल जाता है, प्लस वो चीज़ें थोड़ी सी लीगलाइज कर ली जाती हैं। तो इससे कहा यह जाता है कि आपको हम एमनेस्टी दे रहे हैं, गवर्नमेंट इससे अपने टैक्स रेवेन्यू को बूस्ट करती है और उसके साथ साथ वो अपने जो एक इकोनॉमी का के अंदर जो एक ट्रांसपेरेंसी है, उसका जो फ्लो है, उसको वो बरकरार रखती है कि इस तरह से हम उस पैसे को कौमी धारे में ले आए, उस मईशत के अंदर ले आए जो शायद उससे बाहर पड़ा हुआ है और उस पर टैक्स नहीं पे हुआ, तो उसको हम लीगलाइज कर लें। टैक्स एमनेस्टी स्कीम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आती, ये दुनिया में तमाम ममालिक में, यूरोप में बहुत सी जगहों पे आई हैं। मैं आपको हिस्टोरिकल कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताता हूँ क्या कुछ इसके बारे में होता रहा है। 2016 में इंडिया में हमारे हमसाए मुल्क ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी। $9.8 बिलियन जो है वो उन्होंने एसेट डिक्लेरेशन वहाँ पर हुई है। कनाडा के अंदर एमनेस्टी स्कीम आती है, वहाँ तो मौजूद है, बाकायदा एक प्रोग्राम है कि आप वॉलेटरली अपनी जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर कर सकते हैं अगर सर्टेन टाइम से पहले। बेल्जियम के अंदर 2004 में आती है यही स्कीम। जर्मनी ने 2004 के अंदर इसको अनाउंस किया टैक्स एमनेस्टी स्कीम को। मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ तरीक़ों से वो जितने कंट्रीज़ हैं वो इसको लेके आते हैं ताकि अपनी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा बूस्ट दें। उसके साथ साथ वो लोग जो किसी न किसी तरह से किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए या उस पैसे को टाइम पे डिक्लेयर नहीं कर सके, उस एसेट को टाइम पे डिक्लेयर नहीं कर सके, उनको रिलीफ मिल सके। इंडोनेशिया जो कि लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है, $9.61 बिलियन उन्होंने रेस किया मार्च 2017 के अंदर एमनेस्टी के साथ। 2012 में स्पेनिश गवर्नमेंट उन्होंने एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की। इटली ने 2001 में एमनेस्टी स्कीम लेकर आया। रशिया ने 2007 में एमनेस्टी स्कीम लेकर आए। $130 मिलियन उन्होंने इसके थ्रू फर्स्ट 6 मंथ्स में जो है वो अपने कलेक्ट किए। सितंबर 2010 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस ने भी ये एमनेस्टी स्कीम दी कि 55% जो अपनी आउटस्टैंडिंग है डेब्ट्स उनको पे ऑफ करें और आप एमनेस्टी ले लीजिए। अमेरिका के अंदर भी एमनेस्टी स्कीम्स मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ तरीके से मौजूद है। लॉस एंजलिस ने भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस ने $18.6 मिलियन रेस किए 2009 के अंदर टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे के। इसके अलावा दीगर स्टेट्स भी यूएस में हमेशा ये स्कीम्स आती रहती हैं। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है टैक्स एमनेस्टी स्कीम जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं आजकल? पाकिस्तान के अंदर हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि जो पहली टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी गई, जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लेकर आए, वो लेके आए थे जनाब अयूब खान साहब। इसको पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में फील्ड मार्शल रहे और पाकिस्तान में उन्होंने ठीक ठाक हुकूमत की है। 1958 के अंदर अयूब खान रजीम में ये स्कीम आती है जिसके थ्रू 71,000 डिक्लेरेशंस होती हैं। 1958 में 71,000 डिक्लेरेशंस आती हैं और 2,66,183 टैक्स पेयर्स जो हैं वो इसके थ्रू आ जाते हैं। 1.12 बिलियन मिलता है हुकूमत को। ये 1958 में हुआ तो अच्छा खासा पैसा हमने उस वक्त इकट्ठा किया। उसके बाद 1997 में टैक्स यही एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की जाती है। 142 मिलियन रुपीज़ इकट्ठे होते हैं, गालिबन नवाज शरीफ साहब का टाइम है। उसके बाद 2000 में ये एमनेस्टी स्कीम आती है, जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ये स्कीम लेके आते हैं एमनेस्टी की, जिसके थ्रू 79,200 डिक्लेरेशंस होती हैं एसेट्स की, फाइल्ड होते हैं और उसके अंदर 10 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो हमें मिलते हैं। 2001 में फिर टैक्स एमनेस्टी स्कीम आती है।
जिसमें इन्वेस्टमेंट टैक्स ऑन इनकम पे के नाम से इसको लेकर आया गया, और इसके थ्रू जो है वो हमने 2.5 बिलियन रुपीज़ हमने रिसीव किए। हुकूमत ने 2008 में पीपल्स पार्टी, आप देखें कोई भी इससे किसी एक को भी इसका हम ब्लेम नहीं दे सकते। अयूब खान के टाइम पे फर्स्ट टाइम जब 1958 में ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी, तो प्लान ये था कि भाई ये एक दफ़ा करेंगे, चीज़ों को ठीक कर लेंगे, लीगलाइज कर लेंगे, एक सिस्टम सीधा कर लेंगे, जो जो कुछ बाहर पड़ा हुआ है उसको सिस्टम में ले आइए इकोनॉमी के अंदर, एंड देन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही चलेंगी। लेकिन ये हर गवर्नमेंट ने, कोई भी हुकूमत इससे पाक साफ नहीं है। सबके दौर में हमेशा एमनेस्टी स्कीमें आती रहीं, उसके फ़ायदे कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं, वो बात की बात है। बहरहाल 2008 में आपको बता रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस स्कीम को लेके आते हैं, और उसके बाद और ये कहा यह जाता है कि जी बस ये आखिरी स्कीम है, और फिर इसके बाद दोबारा जो है वो आज के बाद कोई स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं होगी। और यही गवर्नमेंट दोबारा 2012 के अंदर भी 1952 बिलियन रुपीज़ जो है उनका टारगेट था बजट का, उन्होंने फिर दोबारा इसी को रेस किया, एमनेस्टी स्कीम लेकर आए। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब का टाइम चल रहा है, उन्होंने भी मनी वाइटनिंग स्कीम जो है वो लॉन्च की थी कि आप जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसको आप वाइट वॉश करें और ले आएँ वापस से उसके अंदर। ये स्कीम आती है 2016 में, जो है इस स्कीम दोबारा आई, जिसके अंदर 10,000 डिक्लेरेशंस होती हैं, 0.85 बिलियन रुपीज़ हुकूमत को जो है वो इकट्ठा होता है इसके अंदर। फिर एक 2018 के अंदर शायद खाकान अब्बासी साहब के टाइम के ऊपर भी एक स्कीम आती है, और इससे भी फ़ायदा उठाया जाता है। और बीच में इस टाइम के ऊपर कहते हैं कि रियल एस्टेट के ऊपर कुछ ऐसी भी चीज़ें आई जिसको FBR ने डिस्करेज किया था, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोगों को फ़ायदे पहुंचाए गए। उसके पीछे असेंबली के थ्रू कुछ चीज़ें पास करके, इस पर पूरी रिसर्च रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मैं इस वीडियो में रेफरेंस आपको नहीं कोट कर सकता, आप उसको देख सकते हैं, गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा। रिसेंटली अभी जो स्कीम्स आ रही थी, जो अफवाहें थी, बड़े अरसे से सुनते आ रहे थे कि गवर्नमेंट आएगी, एक IMF हमें कुछ चंदा दे देगा, कुछ हम एमनेस्टी निकालेंगे, तो बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं और बहुत सा पैसा है जो हमारे यहाँ चलता है ग्रे इकोनॉमी के अंदर, वो निकलेगा तिजोरियों से, और वो निकल के इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा, सीधा जाके वो डंप होगा DHA में, बहरिया में, किसी और सोसाइटी के प्लॉट में, किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो प्रॉपर्टी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरक्की करने लग जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, औरंगज़ेब साहब, उन्होंने अनाउंस किया है, दुबई वो साहब गए हुए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ करते हुए, उन्होंने बहुत ओपनली अभी 2 दिन पहले कह दिया है कि कोई एमनेस्टी स्कीम हमारे प्लान में शामिल नहीं है। अब ये अलग बात है कि ये सियासी बयान है या इसको हम क्या समझें, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजी भी एक अनाउंस की है इसके ऊपर कि एमनेस्टी स्कीम तो हम बिल्कुल नहीं लेके आने वाली, और रियल एस्टेट पे तो स्पेशली नहीं लेके आने वाले कोई एमनेस्टी स्कीम। उनका प्लान ये है कि जो हमारी अपनी रियल एस्टेट है उससे जान छुड़ाई जाए। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहला इदारा जो चूज़ किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो हमारी कौमी एयरलाइन है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जुलाई तक हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे PIA को, और इसके अलावा जो हमारे इस्लामाबाद के और लाहौर के जो एयरपोर्ट्स हैं वो हम टर्की के साथ और यूरोप के साथ हम उस पर निगोशिएट कर रहे हैं, तो इनको भी हम जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे। अच्छी खबर है मेरे ख्याल में, जो कंट्रीज़ इसमें आएंगे, आई होप कि वो उसको फ़ायदा मिलेगा, आवाम को, पब्लिक के लिए फ़ायदा मिलेगा। एटलीस्ट कुछ सियासी भर्तियाँ तो नहीं होंगी जिस तरह पंजाब में वहाँ सियासी भर्तियाँ चलती हैं, सिंध में यहाँ सियासी भर्तियाँ चलती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, और शायद वहाँ भी कुछ हमें अच्छी सर्विसेज देखने को मिल जाएँ PIA के अंदर। तो एक तो उन्होंने ये प्लान दिया है, दूसरा उन्होंने कहा है कि जी वर्ल्ड बैंक ने हमें जो है वो मेक श्योर कर दिया है कि आप पाकिस्तान को डिजिटलाइज़ करें, और एक डिजिटल पाकिस्तान का प्लान वो दे रहे हैं। सो हमें यहाँ से अगले 10 साल की पूरी सपोर्ट है उनके एंड से, और IMF के साथ भी हमारी लाइन सेट है, तो पैसा तो पूरा आ रहा है। तो भाई हमारे प्रॉपर्टी पे काम करने वाले, प्रॉपर्टी के जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो हमारे बिल्डर हज़रात हैं, जो हमारे ब्रोकर्स हैं, और जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आप हुकूमत की तरफ किसी ऐसी एमनेस्टी की तरफ जो देखते हैं कि ऊपर से कुछ गिरेगा जहाज़ से, तो वो नहीं गिरने वाला। आपके जहाज़ ही बिक रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। और दूसरी चीज़ ये कि जो एक्चुअली होना चाहिए कि आज तक जितनी भी एमनेस्टी स्कीम आई हैं उनका फ़ायदा हमें नहीं उस तरह से मिल पाया। उसकी वजह यह है कि हम एक आर्जी काम करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी गली के अंदर कोई गटर बह रहा है और आप उस पानी को रोकने के लिए सिर्फ अपने घर की दीवारें ऊंची करती रहें, अपने घर की गली ऊंची करते रहें, अपने घर के सामने मट्टी डाल दें, हमसाया अपने घर के सामने मट्टी डाल दे, वो पानी वहीं मौजूद है। सो आपने पूरा सिस्टम हमने डेवलप नहीं किया, हमने कोई रियल एस्टेट को या किसी भी सेक्टर को हमने उस अंदाज से हमने उसको फॉर्मलाइज नहीं किया, रेगुलराइज नहीं किया हुआ कि हमें वहाँ से
दोबारा कभी ज़रूरत ही ना पड़े इस तरफ जाने की कि हम लोगों को वापस ये चांस दें कि अब आप इसको लाइक ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, शर्म की बात है कि हम ऐसी इनकम को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि जो बेनामी है या जो इलीगल है, जो जिस पे टैक्स पे नहीं हुआ हुआ, वो एक कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ब्लैक मनी है, उस पैसे की तरफ हम देख के समझते हैं कि शायद वो पैसा आएगा और इंडस्ट्री जो है हमारी बेहतर हो जाएगी। होती है हर दुनिया में, हर मुल्क में ब्लैक इकोनॉमी या ग्रे इकोनॉमी चल रही होती है, पैरेलल कैश की इकोनॉमी चलती है, लेकिन किसी न किसी हद तक उसको रेगुलाइज होना चाहिए। IMF का बहुत प्रेशर है कि भाई अब आप सारी चीज़ें बैंक के थ्रू लेके जाएँ, कार्ड्स पे लेकर आएँ, ताकि एटलीस्ट मनी ट्रायल तो मिले आपकी, जो हमारे यहाँ अक्सर नहीं मिलती। रियल एस्टेट के ऊपर इस वक्त मसाइल ये हैं कि आपका जो पैसा है हमेशा जो है वो इन्वेस्टर जो होता है उसको देखें, उससे प्रॉफिट चाहिए। तो जो आपका छोटा इन्वेस्टर था वो चला गया बैंक के हवाले, और जो आपका बड़ा इन्वेस्टर था, जो कैश का इन्वेस्टर था, उसको इस वक्त इन्वेस्टमेंट चली गई, दुबई जा रही है इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट कतर जा रही है, उसकी इन्वेस्टमेंट बाकू जा रही है, कनाडा में जा रही है, वो वहाँ पे पैसा भेज रहा है, हुंडी के थ्रू भेज रहा है, हवाले के थ्रू भेज रहा है, या वो किसी लीगल तरीके से भेज रहा है, वो जो भी प्रोसेस है, बट हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल के बाहर के ममालिक की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रही है। ये बात बिल्कुल हरफ आखिर है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि रियल एस्टेट, पाकिस्तान की रियल एस्टेट की जगह पे दूसरे मुल्कों के रियल एस्टेट में पाकिस्तानी पैसा जा रहा है इन्वेस्टमेंट का। मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस किए हैं, आप देखी होंगी आपने। दुबई के अंदर मोर देन 20,000 इस वक्त पाकिस्तानी हो गए हैं, जिनकी यूनिक पाकिस्तानी नंबर्स हैं, मोर देन 20,000, जिनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे UAE की मार्केट के अंदर। कनाडा में बहुत इन्वेस्टमेंट जा रही है, बहुत से मुल्कों लोगों ने ऐसे इन्वेस्टमेंट वीज़ाज़ ले लिए हैं जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे मिलते हैं। हमें यहाँ पे अगर अपनी चीज़ों को ठीक करना है तो हमें बजाय एमनेस्टी स्कीम को देखने की, जो रियल एस्टेट बरादरी है उनको चाहिए कि हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करवाएं। नंबर 1 ये कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो उसको सब्सिडाइज़ किया जाए। सो हमारे यहाँ जो जो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, अब वो कुछ चीज़ें डॉलर रेट के साथ लिंक हैं, कुछ नहीं भी लिंक हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हमें बजाय कोई एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करने की थोड़ी सब्सिडी हमें मिल जाए, ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो एक आम आदमी के हाथ में आ जाए, इवन जो बिल्डर्स हज़रात हैं उनके भी हाथ में आ जाए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जितनी फ्लक्चुएशन है और जितना ज़्यादा उसमें फ़र्क आ जाता है, तो आपने जो प्राइस किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए या किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हुए सोची होती है, वो एंड पे बचती नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है लोग, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। सो एक नंबर 1 ये कि आप सब्सिडी दें कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर। नंबर 2 ये कि हाउसिंग फाइनेंस। सो जितने भी अगर कोई अभी बहुत अच्छा लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे भी इनिशिएट लिए गए कि जी बैंक फाइनेंसिंग बढ़ी है, जब तक बैंक फाइनेंसिंग नहीं आएगी तब तक एक मिडिल क्लास के हाथ में घर का सपना पूरा नहीं होगा। सो HBFC हो या कोई दूसरे बैंक्स जितने भी हैं, उनको चाहिए कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के प्लान्स लेकर सामने आए और हाउस फाइनेंसिंग को इनकरेज को, और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी गवर्नमेंट से वो चीज़ें प्रोवाइड करें। और तीसरा और आखिरी चीज़ जो करने वाली है वो ये है भाई कि हम रेगुलाइज करें, हम लोग रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लेके आएँ, चीज़ों को सेंट्रलाइज करें, डिजिटलाइज करें, NOCs की जो एक सपोर्ट है वो मिले लोगों को, ईज़ आए प्रोसेस में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज़ ऑफ गेटिंग NOCs हो। तो ये जो सारी चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तब तक रियल एस्टेट उस तक ग्रो नहीं करेगी। मैं नहीं समझता कि हमें किसी कोई एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत है। एक जेन्युइन नीड जहाँ मौजूद होती है, जहाँ एक जेन्युइन डिमांड मौजूद होती है, जहाँ पे जेन्युइन बायर मौजूद है, जेन्युइन क्लाइंट मौजूद है। वर्ल्ड बैंक कहता है, या हमारा अपना डेटा ये शो करता है कि 1-1.5 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। अगर ये 1 करोड़, 1.25 करोड़ लोगों को घर चाहिए, तो उनको क्या चाहिए? उनको बाइंग पावर चाहिए। वो बाइंग पावर उनको कैसे मिलेगी? आप उनको सब्सिडाइज़ करेंगे, आप उनको बैंक के थ्रू लोन दे देंगे, आप उनको जो लोग अभी रुके बैठे हुए हैं उन्हें कुछ आसानी चाहिए, उनको प्रोसेसेस को उनको ईज़ दें उसके अंदर। ये 2-3 चीज़ें करके बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालेंगे। हमें किसी एमनेस्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत अच्छे तरीके से इस जेन्युइन नीड को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंडस्ट्री को, ट्रेड को खड़ा कर सकते हैं। सो देखना बंद कीजिए आसमान की तरफ, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आने वाली। और हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोगों को एजुकेट करें, बताएं, और जो हमारे इदारे हैं वो थोड़ा सा इस पे अपनी जो एक इदारों की भी अपनी एक अना बन जाती है, उस अना से बाहर निकलें और आम आवाम के लिए सोचें। और इसकी बेहतरी के लिए जो जो डॉक्यूमेंटेशंस के या NOCs के प्रोसेसेस हैं वहाँ पे थोड़ी आसानी दे दीजिए, सिस्टम अच्छे बना दीजिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट हो तो प्लीज़ वीडियो में लिखिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।